तो आज की शुरुआत आपकी फिजिक्स में, आज की पहली क्लास है आपकी, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट कंसेप्ट। आपकी किताब में ये कॉन्सेप्ट 2.5 पेज में लिखी है। अगर आपके पास किताब हो तो पन्ने पलट के देखिए। 2.5 पेज की कंसेप्ट सिर्फ 1.5 लाइन में आएगी और आपको 1.5 दिन इसी पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखा है 2.5 पेज, लिखाऊंगा सिर्फ 2.5 लाइन, पढ़ाऊंगा 1 घंटा और काम दूंगा 1 घंटे का। तैयार है? तो आज की शुरुआत है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की अभिधारणा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में हेडिंग लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख देंगे और हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पहली हेडिंग है, इसको हिंदी में लिखेंगे आवेश की अभिधारणा। आवेश की अभिधारणा, आवेश की अभिधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की अभिधारणा। तो आज हम आपको सिर्फ यही एक हेडिंग पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट क्लास में। आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, इससे हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिकल होती है, जिंदगी में अप्लाइड होती है। तो जितनी खूबसूरती से इस विषय को आप पढ़ेंगे, जितना मन लगाएंगे, उतनी ही जिंदगी में तुमको अपनी रोशनी नजर आएगी, नहीं अंधेरा। फिजिक्स के बिना जिंदगी में कहता हूँ अंधेरा है, एक ऐसा विषय। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो इस विषय से ही अपनी जिंदगी है। बाकी मैथ तो साथ साथ चल जाएगा, दौड़ने वाला विषय, कभी चिंता मत करना कि वो आपको नहीं आएगी। सिर्फ 2 घंटे घर में किताब उठा के सिर्फ होमवर्क करना, कुछ नहीं करना, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना, सिर्फ 2 घंटे काम करना है, ये पढ़ना पड़ेगा। मैथ का क्रेडिट मैं बार बार कहता हूँ आपको जाएगा। आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैथ में 100 नंबर लाने का क्रेडिट आपको जाएगा, उसमें मैं क्रेडिट कदापि नहीं लूंगा। जो बच्चा करेगा उसी का आएगा ना, और जो नहीं करेगा कभी, उसका कभी आएगा क्या? और फिजिक्स का क्रेडिट मैं खुद लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से आप इसे पढ़ोगे और मेरी वजह से इसे नहीं भी पढ़ोगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो आपका मन टूट जाएगा, तो इसकी क्रेडिट मैं ही लेकर जाऊंगा। पढ़ना शुरुआत करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चलिए आपसे शुरुआत कराता हूँ। क्या जानते हैं आप आवेश के बारे में? कभी सुना है आपने आवेश के बारे में? अच्छा 10 पढ़ी आए, 11 पढ़ी आए, 8, 9, 7 पढ़ा ही था। कभी आवेश के बारे में पढ़ा था अंकित? क्या पढ़ा था बताओ? किसने बताया? किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट को, 2 वस्तुओं को हम क्या करें? रगड़ वाले। तो रगड़ने से क्या होता है? कुछ हम ना करें, बाल सूखे हो कंघी कर लें, और छोटा सा कागज का टुकड़ा रहे उसके ऊपर कंघी लगाएं, कागज का टुकड़ा चिपक जाएगा। क्या हुआ था कंघी करने से? यानी किसी की बॉडी को अगर रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसमें आवेश आ जाता है। तो आज इसी आवेश को पढ़ाने वाला हूँ। अंकित ने एकदम सही बात बताई। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आवेश पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। बेशक होता है, लेकिन यह डेफिनेशन नहीं है। तुमको इसी कंसेप्ट को आज एक प्रैक्टिकल थॉट से समझाता हूं। आवेश किसे कहते हैं, आवेश कहां से पैदा हुआ। अंकित ने भी एक संकेत दिया कि 2 चीजों को रगड़ा जाए। 2 चीजों को 2.5 पेज की कहानी सिर्फ 2.5 लाइन में स्टैंड कर दूंगा, बस सुनते रहिएगा। अंकित ने बताया क्या किया जाए। आपको क्या मैसेज मिला रगड़ने का? रगड़ने से क्या हुआ भाई? चार्ज उत्पन्न हो। कैसे उत्पन्न हो गया चार्ज? रगड़ने से। रगड़ने से चार्ज कैसे पैदा हुआ? गंभीर प्रश्न है मेरा, तो सुने, देखिए जरा। हम आपको एक मटेरियल उठा के लाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में रोज रचा बसा है। हमें भी जब तुम्हारी तरह स्टूडेंट होकर आया था इलाहाबाद, तो इस मेटल से बहुत प्यार हो गया था। उस मेटल का नाम है एल्यूमिनियम। आप समझते हैं इससे प्यार क्यों हुआ? अद्भुत चीज है। सवेरे उठो, पहले इसी को रगड़ो। सवेरे जगो, कुकर, कढ़ाई, लगभग हर वो सामान जिसका तुम इस्तेमाल खाना बनाने में करते हो, इसी से बड़ी क्यों आदत है ना? यही तो है एल्यूमिनियम। तो इससे मुझे विशेष प्यार हो गया, तो मैं एग्जाम्पल में हमेशा एल्यूमिनियम उठा लाता हूँ। तो कक्षा 9 से आप पढ़ के आओ, 9 पढ़े हो, 10 पढ़े हो, 11 पढ़े हो। क्या एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप मेरे लिए बना सकते हो? परमाणु संरचना, क्या नहीं भाई?
एल्युमिनियम की परमाणु संरचना बनाई जा सकती है क्या? कैसे? पहले तो एक नाभिक बनाना होगा। अरे साहब 9 में 10 में 11 में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कुछ न पढ़े होंगे तो इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी पदार्थ के परमाणु की संरचना जब बनाई जाती है तो नाभिक होता है बीच में, और नाभिक के बाहर क्या शुरू हो जाते हैं? ये इनको कोष, अंग्रेजी में ऑर्बिट। नाभिक में कौन होता है? कितने होंगे? हाँ, जिन बच्चों को जानकारी ना हो बता दो। परमाणु क्रमांक कहते हैं इसे, परमाणु भार कहते हैं इसे। तो बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 13। और नाभिक में कोई रहने वाला प्रोटॉन का एक और साथी होता है, रूम पार्टनर। कौन है वो? न्यूट्रॉन है। कितने होंगे अंकित? कितने होंगे? परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा दिए, घटने के बाद बचा वही न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो कितने प्रोटॉन बैठे होंगे नाभिक में? 14। प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, और बचे और कौन? इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा 9 से बता रहा हूँ। तो पहली कक्षा में कितने बैठते हैं? 2। दूसरी में 8। तीसरी में 18 होते हैं वैसे। 2, 8, 18, 32 ऐसे चलता है। अरे थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए यार। 4, 5, 6, 7, 8। तो 8, 2, 10 पूरे हो गए। आपने कहा परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब कितने और बचे? 3। कितने बचे? 3। कहाँ जाएंगे? अंतिम कक्षा में, यानी तीसरी ऑर्बिट में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इस थॉट के समझाने से आपका चार्ज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ना क्लियर हो तो बताना। क्या एल्युमिनियम का परमाणु संरचना आपके सामने है? खुश हैं आप इससे? नाराज तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। युवराज ठीक है ना ये सब मामला? देखो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे चल के आए हैं, ये अपनी संस्था से नाराज हैं। अच्छे बच्चे हैं सब, पढ़ने का एप्रिसिएशन लेके गए थे, लेकिन 11th में पता नहीं होता है जाना किसके पास है। इनको बताने वाला कोई नहीं होता है। जिसको बता दिया वो चले आया, जैसे निर्भय था उसको बता दिया गया तो चला आया, अंकित को बता दिया गया चला आया। तो बताया गया था ना, रास्ता बताया गया था ना। यहाँ अंशिका तुमको किसने बताया था? पापा लेके चले आए थे ना फूफा जी, बोले चलो जाओ। तो एल्युमिनियम का परमाणु संरचना आपके सामने है। किसी को इसकी परमाणु संरचना से नाराजगी तो नहीं है कि हमने कक्षा 9 में भी नहीं देखा था, 11 में नहीं देखा था, 10 में भी नहीं देखा था, आप अचानक बना रहे हैं? ठीक है ना? सब खुश है ना? अगर ना पता हो तो बता देता हूं, केमिस्ट्री भी थोड़ी सी। किसी भी पदार्थ का परमाणु संरचना जब बनाया जाता है तो सबसे पहले सेंटर में कौन होता है? नाभिक। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा के निकाली जाती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 13। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 14। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं आपको पता है? नाभिक के बाहर कोष बने होते हैं, इनको अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं। अपनी ऑर्बिट में बैठे होते हैं। तो पहली ऑर्बिट में कितने का नियम है? 2। दूसरी में 8। तीसरी में 18 बचे क्या? तो कितने बचे? 3 बचे। तो रख के छोड़ दिया। एल्युमिनियम की इस परमाणु संरचना से खुश है आप? समझ में आ रही बात है? चलो भाई, क्या आपको कभी बताया गया है कि प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। काहे का? पॉजिटिव की नेगेटिव का? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 है, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव। मैं आपको अच्छी केमिस्ट्री में बहुत खूबसूरत फिजिक्स फिट करूंगा। और न्यूट्रॉन 14 है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं, ए बायोलॉजी वालों, नेट चार्ज तो बताएं कितना होगा? ए बायोलॉजी ठीक से देखो यार, कितना होगा? 0 होगा भैया। जितना पॉजिटिव साहब उतना नेगेटिव, तो बेचारा 0 ही है। तो टोटल कितना होगा? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द नेट स्पेस? हर एलिमेंट जो अपनी प्रॉपर स्टेज में है, ओरिजिनल अवस्था में है, उस पर नेट चार्ज कितना होगा?
जीरो होगा, पक्का जीरो होगा। नेट चार्ज हर एक के लिए कितना मिलने वाला है आपको? जीरो। करेक्ट है ना? पक्का। चलिए भाई, हमने सुना है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा में चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे रहते हैं। चलिए इनके नेचर के बारे में तो हमें बता दें। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, विद्यार्थी भी 3 ही तरह का है। एक वो जो एकदम तेज है, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है, चुपचाप कमरे में रहता है और पढ़ाई करता है, वो पी से पढ़ाकू, पी से प्रोटॉन। देखो रूम में रहता है और पढ़ाई करता है साहब, सुना कि नहीं आपने? और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आवारा होते हैं, इनके बारे में सुना क्या? कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही आवारा होते हैं, इनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं, मौका पाए निकल गए, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो घर से जितना ज्यादा दूर, जो घर से जितना ज्यादा दूर, वो उतना ही आवारा। पहली ऑर्बिट में 2 घूम रहे, दूसरी में 8 घूम रहे हैं, तीसरी में 3 घूम रहे हैं। ये 3 इन सबों में सबसे ज्यादा आवारा है। सुना क्या आपने? न्यूट्रॉन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ना पढ़ने से मतलब है ना घूमेंगे, खाएंगे, सोएंगे। न्यूट्रल, ये रहे न्यूट्रल। तीनों तरह के आ गए कि नहीं आ गए? ये थे प्रोटॉन जो इनका नाम पढ़ाकू है, दुनिया से कोई लेना देना, सिर्फ और सिर्फ एक कार्य, पढ़ाई करो। करते हैं क्या ये? दूसरे का नाम क्या है? न्यूट्रल, न पढ़ेंगे न घूमेंगे। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से आवारा। कैरेक्टर देख रहे हैं आप? प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। सो नेट चार्ज इज, सर बाबू को छोड़ दीजिएगा, बाबू को छोड़ दीजिएगा जल्दी से जाके। सुना क्या आपने? बढ़िया फीलिंग आ रही है यहाँ से। लेकिन सुनो तो, जिनको तुमने आवारा कहा उनका काम क्या होता है? आवारागर्दी करना। रहते 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 निकल लेंगे, घूमेंगे नैनी पुल, घूमेंगे आजाद पार्क, नहीं घूमेंगे। और जो सबसे ज्यादा आवारा है वो है सबसे दूर वाला। तो इसमें सबसे ज्यादा आवारा कौन है? ये लास्ट वाले तीनों इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया ये तीनों निकल गए, मान लिया तीनों, तो ये तीनों निकल जाएंगे तो साहब इलेक्ट्रॉन कितने बचे सिस्टम के अंदर? 10 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना चार्ज है? प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, पढ़ाकू है, न घर से निकलता ही नहीं है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, मौजूद है क्या बीबी? न्यूट्रॉन आपको छोड़ दो, इसको न्यूट्रलाइज। क्या मतलब जीरो को यहाँ ला? जरा आपकी बार नेट कैलकुलेट करो ए बायोलॉजी वालों, नेट चार्ज निकालोगे क्या? नेट कितना? अरे सर कैलकुलेट कर लो यार, ये दोनों में कॉमन है क्या? और 10 में 13 में 10 निकल जाएगा, 3 ही तो बचेगा। देखिए एक बात समझा रहा हूं, इसको कैलकुलेट करते करते आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। आप इस कंसेप्ट को आज समझ के जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए थे क्या? तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, देखिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ क्या? तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। पक्का? ये आवारा थे, घूमने निकल गए, तीनों घूमने चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज छोड़ गए? पॉजिटिव चार्ज। आज वैलेंटाइन डे है, बाहर घूमेंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, जिसकी ना होगी हो सकता है बन जाए, जो खलिया बैठी होगी, और जिसकी मान लो नहीं बन गई है पहले से तो अपन लेके गया होगा। तो 3 आवारा ये, और आवारा की जो दोस्त होंगी वो आवारा ही होंगी, बाहर घूमेंगे, अपनी जैसी 3 आवारा पकड़ लेंगे। 3 गए तो एक सबके लिए काफी होगी। 3 आवारा जो गए थे, 3 अपनी जैसी पकड़ लिए, उनसे कहे चलो आज घर पे चलते हैं, मम्मी पापा से मिलवाते हैं तुमको।
वो हुआ गई उनके जैसी, जो आवारा होगा वही घूमेगा। तो आवारा 3 ये गए थे, 3 अपनी जैसी पकड़ लाए और कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं? 16 इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना चार्ज है सरकार? प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। प्रोटॉन कितने हैं? है ना? आप बताओ। न्यूट्रॉन तो बेचारा न्यूट्रल है, वो शामिल ही नहीं होता कहीं। आपकी बार कैलकुलेशन गणित इतनी आती है कि नहीं आती सबको? ये कॉमन है। 13 में 16 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3। तो बताओ कितना हुआ आपकी बार नेट चार्ज? देखो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए। देखो 3 वो जो गए थे वो लौट आए, 3 अपने जैसे और भी वाला है, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 3 ही ना। तो जब आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज? और जब चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज? यानी आज से एक फैक्ट आपके दिमाग में बैठा देता हूं, ओरिजिनल स्टेज में हर मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी कोई पदार्थ आपका ओरिजिनल स्टेज में है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन न तो गया है न तो आया है, तो वह कैसा होगा? न्यूट्रल। उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन आ गए। ये बात आपने कक्षा 9 में केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी थी? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, आ जाता है। देखो सामने गणित बना रखी है, यहाँ चला गया कैसा चार्ज है? 13 थे, 3 चले गए थे ना, और यहाँ 13 थे, 3 और आ गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज आ जाएगा? और जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज होगा? यानी 100 बातों की एक बात। फिजिक्स जैसा कोई दूसरा विषय नहीं। आपने क्या पढ़ा पहली हेडिंग में? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो आवेश, आ जाए तो आवेश। क्या परिभाषा बताओगी दुनिया को? परिभाषा की बात आएगी ना। अब 2.5 पेज में लिखी है। अब तुमसे कोई चार्ज पूछेगा, डिफाइन चार्ज, तो क्या 2.5 पेज लिखोगे? लिखवा दूं 2.5 लाइन में 1 नंबर मिलेगा, तो 2.5 लाइन की डेफिनेशन लिख लो। फिजिक्स से तो लिखना तो पड़ेगा ना, थ्योरी कॉपी में तो बनेगी ना तुम्हारी। बनाओगे ना आज से? क्या बन रही है? डेफिनेशन पहली आ रही है। पहली डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन अगर गया नहीं होता या इलेक्ट्रॉन आया नहीं होता तो क्या कोई चार्ज आता? तो इलेक्ट्रॉन का जाना भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आना भी चार्ज है। तो जाने को भी ट्रांसफर कहते हैं, और जैसे किसी का ट्रांसफर होता है तो कोई जाता है तो कोई आता है। जाना भी ट्रांसफर है और आना भी ट्रांसफर है। तो अंग्रेजी के शब्दों में लिखेंगे तो कम हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे तो अभी बोल के सुनाएंगे। अंग्रेजी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। हिंदी अंग्रेजी कोई अलग अलग भाषा नहीं है, बस ट्रांसलेशन पढ़ लो। नहीं समझे? बस ट्रांसलेशन पढ़ लो, ठीक से पढ़ लोगे तो आए। मानते हो कि नहीं? ट्रांसलेशन ठीक से समझ लो, आपकी जिंदगी सरल रहे। हमारी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अंग्रेजी और हिंदी से फिजिक्स और मैथ जैसे विषय में परेशान नहीं होने का। 2 दिन की ट्रेनिंग ले लीजिए, सब हिंदी अंग्रेजी, ये सब अंग्रेजी हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा आपने? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। या हिंदी में बोले तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। अब चार्ज मत बोलो, हिंदी लिखो, तो हिंदी ना बोलो। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। देख लीजिए आपके सामने, अभी यहाँ कोई स्थानांतरण हुआ था क्या? नेट चार्ज 0 था। युवराज यहाँ 3 चले गए तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज पैदा हुआ? और यहाँ 3 आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज हुआ? तो अब आपसे कोई पूछेगा डिफाइन चार्ज, आवेश को परिभाषित करो, आवेश किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। लिख लोगे? कॉपी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आप बननी चाहिए। पहली हेडिंग डाली है आपने आवेश, आवेश की अवधारणा। उसमें हेडिंग में डेफिनेशन लिखिए, इसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। बढ़िया 150 पेज में पूरी फिजिक्स डाल दूंगा आपकी,
और फिर आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दूंगा। लिखो भाई, क्या लिखा? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बोलो आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। लिख लिया क्या आपने? इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपके पास है क्या? अंग्रेजी वाली क्या लिखोगे? लिखोगे नहीं क्या? यस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार चार्ज नहीं ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जो घूमेगा आवारा होगा वही ना घूमे फिरेगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। लिख दें अंग्रेजी में, लिख देते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। फिर एक सुंदर सा फार्मूला लिखें जब डेफिनेशन पूरी हो जाए। इस ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो बाद में आप नीचे इस कोटेशन को नोट कर लीजिएगा, राइट? वो आफ्टर टाइम में सबसे नीचे। अभी चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अंकित ने बताया वो रगड़ते हैं दो चीज को, तो रगड़ने से क्या होता है? हाँ, वही इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं भागते हैं एक से दूसरे में, किसी में जाएंगे तो किसी में आएंगे। अंकित ने कहा कि किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं। आप किताब जब पढ़ेंगे तो बिल्ली की खाल में तो क्या क्या रगड़ेगा? कौनो चीज रगड़े, भाड़ में जाए, बिल्ली में खाल लगड़े, खाल में बिल्ली लगड़े तो कांच की छड़ रगड़े, कुछ मतलब नहीं, रगड़ना है। तो रब करने से क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर होंगे या इससे इसमें ट्रांसफर होंगे, आपको नहीं पता है। अब क्या आपको पता है कि इससे इसमें जाएंगे? हो सकता है इसके इसमें है, हो सकता है इसके इसमें जाए, नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन जाएंगे जरूर। और अगले इलेक्ट्रॉन चले गए चाहे आ गए, अरे कहीं से चले जाएंगे दूसरे में आएंगे। दो चीजों को रगड़ोगे तो क्या होगा? अगर इससे निकलेंगे तो इसमें पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचना भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकलना भी चार्ज है, दोनों सामने है आपके। ये मैथमेटिक्स थी, आपको समझा गई फिजिक्स की परिभाषा। भुलाइएगा तो नहीं कभी। कल पूछेंगे तो सुना दोगे? अंग्रेजी हिंदी दोनों सुना दोगे? चलो अच्छा अंग्रेजी सुनो, तेजी सुनाओ खूब जोर से। आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, तेजी सुनाओ, आवाज आए। पीछे चार्ज अभी रह गया था ना, वो केवल चार्ज ही बोला है, आगे का नहीं बोला है। हाँ, बाकी साइलेंट है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अंग्रेजी में बोले अच्छी इंप्रेशन जमती है। कहीं भौकाल जमाना होता अंग्रेजी में, है ना? तो अंग्रेजी चार्ज की डेफिनेशन याद हो गई? फार्मूला नहीं लिखोगे क्योंकि 9 न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। नहीं, 7 4 11 INCERT तुम्हारी टेक्स्ट बुक समेत 11 न्यूमेरिकल है। इस छोटी सी कंसेप्ट के ऊपर 11 न्यूमेरिकल है। और बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स की कल्पना भी मत करना कभी, कि कभी फिजिक्स कल्पना में आए, आपकी सपनों में भी आए, कभी नहीं आएगी। न्यूमेरिकल एक चैप्टर अगर चलेगा 10 दिन तो 3 दिन थ्योरी 7 दिन न्यूमेरिकल, 3 दिन थ्योरी 7 दिन न्यूमेरिकल। तैयार रहिएगा इसके लिए सभी लोग। बाकी लोग तो जानते हैं, आप सब जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। तो आपने जब डेफिनेशन लिख दी तो एक फार्मूला का भी तो हक है आपका। क्यू चार्ज है ना, प्लस माइनस। देखिए प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। अभी देखा आपने, यहाँ देखो चार्ज नेगेटिव था और ये कैसा है? प्लस माइनस यानी फार्मूला लिखने क्यू बराबर प्लस माइनस यानी जहां वेयर क्यू क्या है? चार्ज। हिंदी में लिखना हो तो आवेश लिख लेना, अब हम नहीं लिखेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। सुना क्या आपने? नंबर ऑफ, हाँ, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ 3 स्थानांतरित हुए थे, 3 चले गए थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गए थे, और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आप लिख लेंगे, लिख लेंगे ना इसको? डेफिनेशन याद हो गई? हिंदी वाली याद है? सुनाओ। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। करेक्ट है? जब आपको डेफिनेशन याद हो गई तो उसकी परिभाषा में अंग्रेजी हिंदी दोनों रहेंगी। हर हेडिंग के पास अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगी। पूरी क्लास में इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन एक साथ चलता रहेगा, राइट? कोई परेशानी तो नहीं होगी? अच्छा लगेगा। पूरी जब तक फिजिक्स खत्म करूंगा तो हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन लिखता रहूंगा।
क्यू बराबर प्लस माइनस यानी इज व्हाट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। हिंदी में लिख सकते हैं इसको। यस क्यू क्या है? चार्ज की चार्ज, और एन क्या है? नंबर ऑफ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केवल आपको कोई ये बता जाए कितने इलेक्ट्रॉन चले गए या कितने आ गए, तो क्या आप आवेश की वैल्यू बता दोगे? यस सर। आराम से बता दोगे। तो उम्मीद करता हूँ शुरू किया जाए। यस आज की पहली हेडिंग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब आपने पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया। अभी किसी को ना आया हो तो बता देना, आया तुम्हें कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश, इलेक्ट्रॉन आएगा क्यों युवराज? बात बराबर है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश, इलेक्ट्रॉन आएगा, और फाइनली एक फार्मूला क्यू बराबर प्लस माइनस यानी। एक हेडिंग हो गई। यस हेडिंग को क्लियर तरीके से समझ गए हो, तो अब ये दक्षता कैसे पैदा करोगे, इसमें बढ़िया कैसे लाओगे, जुनून कैसे लाओगे, ये केवल एक चीज तय कर सकती है, न्यूमेरिकल लगाया। तो लगाया जाए न्यूमेरिकल। यस आज हम आपके लिए 4 न्यूमेरिकल लाए हैं। 2 आपकी किताब का है, बेसबुक का इसका, और 2 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी हमेशा एक सर्वोत्तम किताबों में से धरती पर मौजूद है, समझ रहे हैं? उस किताब का कोई टॉपिक कोई पढ़ाए, कॉन्सेप्ट दुनिया का कोई टीचर पढ़ाए, मैं कहता हूं अगर आपने उस किताब का न्यूमेरिकल लगाया है तो आप, और लगाना आपको आता है तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और नहीं आता है तो आप बॉटम पर हैं। तो उस किताब को मैं पूरी लगवाऊंगा, लेकिन उस किताब को लगाने की क्षमता आप में तब आती है जो लोग पिछले साल पढ़े होंगे, जब आप ये किताब लगा लेते हैं। इस किताब को लगाने के बाद 70% सवाल आपसे स्वयं से लग जाते हैं उसके, और 30% जो बचे रह जाते हैं, मैं हूँ ना इसके लिए लगाता ही रहता हूँ और लगाऊंगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक भी पूरी होगी और आपकी एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक भी पूरी होगी। राइट, ध्यान रखिएगा, ये काम बहुत बड़ा है, आसान नहीं है। वरना पूरे 1 साल में 11 में बैठे बच्चे देख रहे होंगे, अभी तक एक बार पूरी किताब पढ़ी लगाई नहीं गई होगी कोई भी। आप बैठे हैं, आपने लगाया था क्या? कितनी बार रिपीट किया था, आपको याद होगा? 11th किस चैप्टर को कितनी बार हमने पढ़ा, ये भी आपको पता होगा। आपको भली प्रकार याद होगा जो बच्चे हमारे रेगुलर आए हैं, लेकिन तमाम बच्चे कहीं से भी आ गए हों, डजंट मैटर। इनका अभी भी 50%, और जिसका सबसे ज़्यादा सिलेबस पूरा हुआ 75% होगा। कोई 100% सिलेबस पढ़ के अभी तक नहीं आ पाया होगा। पढ़ा था आपने? 100% नहीं पढ़ा था। कुछ ने तो शुरू भी नहीं किया था, किताब कैसी होती देखी नहीं, 11th की किताब ही नहीं खरीदी थी। कुछ को किताब खरीदा ही नहीं गए, बोले हम तो टॉपिक पढ़ाते हैं, देख लो आकर के। तो उनकी भी महानता है, और आप उनमें से एक और महान थे। सभी पूरा हो गया? किताब खोले, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से आपका परिचय कराता हूँ, फिर एग्जाम्पल 2 आपके पास एनसीईआरटी से लाता हूँ। हाँ बेटा, इसको नोट नहीं किया? इतनी देर कर क्या रही थी जब मैं बोल रहा हूँ? लो फिर से लिख देता हूँ। पहला वाला डेफिनेशन लिख लिया था, और Q बराबर हमने फार्मूला लिखा था प्लस माइनस यानी, लिखा था ना? यस सर। क्लियर? जहां लिखते जाओ, सुनने में मगन थे, इससे पता चलता है इसका ध्यान सुनने में था। Q क्या है? चार्ज। अंग्रेजी में लिख लेगी ना? नाम क्या बताओ? खुशबू। Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ, हाँ, इतने भोले तो नहीं बैठे कि अब बात समझ में ना आती हो। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ई क्या है बेटा? खुशबू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा? डेफिनेशन क्लियर हो गई, याद हो गई? कल पूछूंगा, आते ही पहले खड़ा कर दूंगा सभी को डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन कभी भुलानी नहीं चाहिए, डेरिवेशन कभी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकबोन होती है फिजिक्स की। जब ये समझ में आता रहेगा तभी तो आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, फार्मूला समझ में आ गया। वही n भागे थे ना, आएंगे तो जाएंगे, और e बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। जहाँ पर e की वैल्यू पर्टिकुलर होती है कितनी? 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन है तो यही वैल्यू नेगेटिव रहेगी, प्रोटॉन है तो यही वैल्यू, और बेचारा न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। अब तो हटा दें, ये लगी अभी लिख रही है। चलो, जिसके पास किताब हो अपनी किताब का पहला क्वेश्चन खोजे। जिसके पास बुक हो, एग्जाम्पल 1, हमेशा पहले एग्जाम्पल शुरू होते हैं बेटा। जिसके पास बुक हो अपनी किताब का इस चैप्टर का आंकिक उदाहरण का पोर्शन खोले, जहां आंकिक उदाहरण लिखा होगा। मिला क्या आपको? यस सर। 2 ही प्रश्न केवल हैं, मैंने लगवाता हूं। पहला सवाल है
इस एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? मिला क्या? जिसके पास किताब होगी उसमें लिखा होगा किसी धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि पर 1.0 इंटू 10 की घात -7 कूलाम का आवेश आ जाए। मिला कि नहीं? नहीं मिला तो फोटो भेजा जाएगी यार, ग्रुप में आ जाइएगा। किसी धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब आपसे यह पूछा गया है। कुछ बच्चे अभी इस हालत में होंगे तो उनको सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आता होगा लिखना क्या है लगाना क्या है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कराई नहीं गई। तो ध्यान से रखिएगा, कुछ 15 दिन का समय कठिन है, इसके बाद सरल हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए मतलब आपको क्या चाहिए कि उस पर कितना आवेश आ जाए। तो आवेश को हमने किसे लिखा है? कितना आ जाए? 1.0 इंटू 10 की घात और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें बाय डिफॉल्ट पता ही होता है। तो आप बताइए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम? कौन वाला है? Q बराबर हाँ Ne। हमको पता है हटाना है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो Q का मान यहाँ हम लिख दें। क्यों भाई अंकित? N की चाहत में आए हैं और E होता है तो क्या है, कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें तो डर लगने लगा है पढ़ाते पढ़ाते, ऐसी पीढ़ी पैदा हो रही है। बहुत बार मेरा अनुभव बड़ा कड़वा रहा है कि N का मान पूछा तो इसको ले जाके इधर घटा रहे हैं। सही, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 70% आज की डेट में 11th में पढ़ने वाला 12th में पढ़ने वाली जनरेशन ऐसी है कि मैंने N पूछा तो इसको ले जाके इधर घटा दिया। अब उन्हें पता ही नहीं है पक्षांतर करना क्या होता है। साहब आपको तो पता है ना? क्या करेंगे? भाग करेंगे साहब। गुणा है तो भाग होगा, जोड़ है तो घटाना होगा, घटाना है तो जोड़ होगा। इतने तो होता है। तो क्या यह निकल जाएगा? निकाल लोगे ना? ऐसा तो नहीं क्या घटाने लग जाओ। हाँ, कैलकुलेशन करना धीरे धीरे आपको सिखा देंगे अगर आपकी परेशानियां होंगी तो। 1 गुणते 10 की घात -7 वहां बैठा है। इसको क्या करें? इस संख्या को क्या करें? इधर आके घटाएं कि भाग दें? पक्का ना? बहुत कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई भाग दिलाओ। चलो अच्छा, अब आपको जिम्मेदारी सौंपता हूं कि यह कैलकुलेशन करके दिखाएं हमें। मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देता हूं, आपको समय देता हूं कि आप इसका कैलकुलेशन करके दिखाएं। इसका कैलकुलेशन करना सीख लो, नहीं तो अरे सर आप इतना क्यों कंफ्यूज हो यार, थोड़ा प्यार दिखा दो ना इसको। कैसे कैसे दिखाएंगे आप ये प्यार? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये घातों का सेटअप तो सबसे पहले समझ लें। नीचे की घात ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो कितनी बचेगी? अरे 19 प्लस का हो जाएगा, 19 में 7 निकल जाएगा 12। अब बचा 1/1.6। आप नहा खैरान है तो इसका दशमलव उड़ा देते तो यहाँ कितना हो जाता है? अब देखो 16 तो 10 से भाग जाएगा नहीं, तो यही एक सेटिंग मार देते, इसको कर देते 11, इसको कर देते 100। अब 16 को तो 100 से भाग दे सकते हो ना। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 4 बचा था ना, और 16 लो। इतना नहीं आता है? आता है ना? आराम से कर सकते हो। तो इसमें क्या है, मोरल चढ़ना या मोरल उतरना। तो जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आप पढ़ते पूरा साल रहे किसी के पास, वो टॉपिक ही पढ़ाते रह गए, कभी आपसे कहा नहीं कि बेटा किताब उठाओ न्यूमेरिकल लगाओ, तो नेचुरल सी बात है, ऐसी बात आना स्वाभाविक है। लेकिन आज से मैं कह रहा हूँ किताब उठा लो, 10 करके दूंगा आज। कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, प्रयास तो कर सकते हो ना। प्रयास करोगे तो बनेगा नहीं। 2 घंटे किताब खोलोगे, माथा लड़ाओगे, कैलकुलेशन दाएं बाएं कुछ करोगे, कुछ हाथ से करो, कुछ कैलकुलेटर से करोगे, कुछ तो आने लगेगा। 15 दिन इसी प्रक्रिया में रहो, अगर बदलाव ना हो तो मुझसे मिलना, नहीं तो भाग जाना। कौन सा तुमको पकड़ के बांधा यार? हाँ बताओ, फीस ली क्या तुमसे? हमने कहा कि पहले पैसा लेकर आओ, ये कहा कि पहले आके बैठो। ट्रायल लेने के लिए आओगे तो कभी पढ़ोगे नहीं, पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ोगे। उसके लिए कंडीशन बताइए आप सबको। भैया साहब ठीक है ना? चलिए दूसरा प्रश्न उठाएंगे। पहला लग गया, आंसर चेक कर लो भाई, मैच कर रहा है कि नहीं? मैच हो गया। दूसरा लगाए क्यों? तो ये सवाल इस किताब में, तो हम और बताएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न उठाएं भाई। प्रश्न पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल 2 अपनी किताब में। इसलिए किताब का सिमिलर होना जरूरी है। आप सबके पास अगलम बगलम किताब होगी तो हम कहेंगे एग्जाम्पल 2 देखो, कहेंगे कहाँ है, आप क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए किताब सबको कंपलसरी सबके पास होनी चाहिए। नंबर बोलो। अरे पढ़ो मालिक पढ़ो,
हाँ पढ़ो। एक आवेशी चालक में 4000 हाँ 4000 इलेक्ट्रॉनों की बहुलता है, यही तो है। 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है, बताओ कितना आवेश होगा। अभी यन क्यों दे दिया था तो यन पूछा था, आपकी बात यन दे दिया है तो क्यों पूछा। तैयार हो कि नहीं? आपने अभी आवेश पढ़ा और आवेश को आपने लगाया नहीं, तो कैसे बताऊंगा कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हें आया कि नहीं आया। तो अब बताओ, फार्मूला एक ही है, जब आवेश में आज एक ही फार्मूला पढ़े हैं तो यही लगेगा हर तरीके से। तो अभी क्यों दे दिया था, यन पूछा था। अब इस प्रश्न को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है। बाहुल्य मतलब आ गए हैं, बहुत हो गए हैं उसमें, तो कैसा चार्ज होगा, आ गए हैं तो कैसा, और चले गए होते तो कितने आ गए हैं, 4000। और ई का मान बाई डिफॉल्ट है, इसे किसी को बताना नहीं। क्या गुणा कर लोगे इसका? अरे सर 1 2 3 उड़ा दो तो 16 हो गए, और 16 चौके 64 इंटू 10 की घात -16। अच्छा लगा तुम्हें? तुम्हारी किताब में ऐसे ही 7 सवाल और हैं। तो अब आपको अपनी किताब में कहाँ जाना है? अगर आपके पास किताब होगी तो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि ये 2 हो गए, बस यहीं पर आज का चार्ज खत्म हो गया। चार्ज के 2 प्रश्न थे आपके पास, आपकी किताब है, ऐसे पन्ने पलटते जाइएगा, पलटते जाइएगा, पलटते जाइएगा, पीछे मिलता है अंक। और आज बाइंडिंग करवा देंगे है कि बाइंडिंग करवा दे मालिक। ये देखो अंकित प्रश्न दिख रहा है आपको। आपकी सुंदर किताब, इससे अच्छी किताब अब तक यूपी बोर्ड में यूपी के बच्चों के लिए नहीं बनी है। मैं फिर से लिखित में दे रहा हूँ, कोई कुछ भी कहता है, इससे बेटर किताब पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक छापी नहीं गई है, क्योंकि पिछले 54 साल से, अब जब 2023 का आएगा तो 54वां एडिशन आएगा, 54th एडिशन। तीसरी पीढ़ी इस किताब को पढ़ रही है, खराब होती तो रिजेक्ट नहीं हो जाती। किताब की अच्छाई बुराई क्या होती है, उस किताब में आंसर का करेक्शन ना होना, कोई सवाल पढ़े उसमें आंसर का डिसमिस ना होना। एकमात्र किताब है पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें आंसर एक को गलत नहीं, अगर गलत है तो वो हम है। समझ गए कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो एक बात हमेशा याद रखना, इस किताब में केवल एक गलती होती है, वो हम है। बहुत रेयर केस में हजारों सवाल लगाने के बाद एक आ जाए तो अलग बात है, वो तो ह्यूमन मिस्टेक होती है। 1 नंबर से शुरू करना साहब, केवल 7 नंबर तक जाना, ये आज आपके पास है। 2 ही तरह के सवाल होंगे, क्यों दिया होगा तो यन पूछेगा, यन दिया होगा तो क्यों। पढ़ के घबराइएगा नहीं, लेकिन लगाइएगा जरूर। किताब ना हो तो फोटो आज मिल जाएगी आपको, ठीक है? किताब नहीं होगी तो फोटो मिल जाएगी, वरना कहीं से नई पुरानी कोई भी किताब मिलती हो, आज किताब अरेंज करें। किताब से पढ़ने का अपना अलग आनंद होता है, और फोन पर पढ़ने का मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। बार से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बोलो लगाओगे आज? तो ये तो रही बात आपकी आज के टॉपिक की, आज की कहानी की। तो क्या आपको चार्ज समझ में आ गया? क्या आपको अपनी किताब के दोनों सवाल ठीक से समझ में आ गए? शायद आप कल लगा के आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? लगा के आओगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, क्या आपने सीखा, क्या आप कमजोरी है, आपकी क्या समस्या है। बोलो तैयार हो इसके लिए? करके आओगे ना? झूठ तो नहीं बोलोगे, गलत तो नहीं बोलोगे, हमें ब्लॉक तो नहीं करोगे? कापी बन जाएगी आज? जरूरी है वो कापी बढ़िया साफ सुथरी होनी चाहिए, लाइन से 1 नंबर 2 नंबर डाल के जाइए, जो आ जाए उसे लगाइए, जो ना आए उसका गैप छोड़ दीजिए। कल बताऊंगा तो भर लीजिएगा। इससे वो कापी आपकी हमेशा बैग में रहनी चाहिए, वो कापी आपकी हमेशा बैग में रहनी चाहिए, क्योंकि मैं कल चेक भी कर सकता हूँ। और चेक किया, मान लो कह दिया हम घर में छोड़ा है, और आप नैनी रहते हो, तो आपको पता है इसकी सजा एक है, जाओ नैनी। बोले सर कैसे जाएं? फिर जैसे जाएं, हमें सुनना नहीं है कुछ, इसलिए ध्यान रहे इस बात पर। चलो भाई एनसीईआरटी देखते हैं। चार्ज पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? कुछ पढ़े क्या? कुछ है क्या आपके पास? सुनाता हूँ। बोला किसी पदार्थ पर एक गोले से दूसरे गोले पर, किसी पदार्थ के एक गोले से दूसरे गोले पर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें कूद रहे हैं? 10 की घात 9 को संख्या में पढ़ सकते हो? पढ़ो, अच्छा सुनाओ। 10 की घात 9 को संख्या में पढ़ो, सुनाओ कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा में? अरे सुन लो, देख लो, 100 करोड़ होता है। पढ़वाऊं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ फिर 100 करोड़। 3 3 6 3 9, 1 गुणते 10 की घात 9 नहीं हुआ? तो यहाँ पर 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कि छोड़ दोगे? 100 करोड़। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात, हाँ 1 अरब कह लो, 100 करोड़ को क्या कह सकते हो? तो संख्या में पढ़ोगे तो 100 10 की घात 9 कितना होता है? 100 करोड़। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, कह रहा है किसी पदार्थ के एक गोले से दूसरे गोले पर
10⁻9 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में? 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड। समझते हैं? घड़ी का टिक उतना होता है 1 सेकंड, जानते होंगे। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल के उसमें चले जा रहे हैं? 100 करोड़। छोटी संख्या नहीं है ये, बहुत बड़ी संख्या। 100 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है। 100 करोड़ अभी दिन भर में दे दिया जाए कि एक एक का सिक्का तो 100 करोड़ होगी, तो पागल हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा 3 दिन में। 100 करोड़ सिक्के गिन नहीं सकते हैं। 1-1 रुपए के सिक्के दे दूं तुमको, कह रहे 100 करोड़ हैं ये, और गिनो, कई महीने लग जाएंगे गिनते गिनते तुम्हारे। हाँ? क्या करेगा? तौल लेंगे। हाँ, मानक फिट करके तौल लेंगे, नहीं तौलेंगे। 100 बार सिक्का तो ले लेंगे और 100 सिक्के का वजन करा लेंगे, पूरे सिक्के लेके तौल लेंगे, खत्म काम। अब यही तो करेंगे, दिन में 100 करोड़ सिक्का गिनेंगे तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर हो रहे हैं? अब एनसीईआरटी कहती है बताओ कितने समय में 1 कूलाम का आवेश इस पर आएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इस पर 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसी समय में 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ कितने समय बाद? 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 100 सेकंड में, 1000 साल में, 2000 साल में, कितने साल, कितने घंटे या कितने मिनट बाद इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? अब देखिए, आप अपने भी सामान्य सवाल लगाए, क्यों दिया तो n पूछा, n दिया तो Q। लेकिन जब एनसीईआरटी आपसे इसी टॉपिक को लेकर आती है तो क्या कहती है? क्या कहती है कि इस पदार्थ से इस गोले से इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं? 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इस पर जा रहे हैं। तो बताओ 1 कूलाम का आवेश आने में कितना समय लगेगा? कितना? बतिया वही है, समझिए। तो Q बराबर बाबूजी क्या होता है? यानी Q बराबर क्या होता है? यानी सुना कि नहीं? कितने कूलाम का चार्ज इकट्ठा करना है? 1। हमें n पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉनों का, 1 कूलाम का आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी है, क्या पता है क्या आपको? पहले चेक करो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जरूरी होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा लेंगे तो फिर बाद में चलेंगे कक्षा 4 में, वहां से बात बनेगी। तो क्या n की वैल्यू आपको पता होगी? 1 बटे वही सवाल आ जाएगा, बस घातों का फर्क आएगा। 10 की घात 19 घात प्लस की हो जाएगी क्या? दशमलव उड़ाएंगे 10 बनेगा, और इस 19 को हटाएंगे 18 बनेगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू सिमिलर होगी जो आपकी किताब में अभी मैंने कैलकुलेट की थी, बस डेटा का फर्क होगा। वहाँ कुछ और घात थी, यहाँ कुछ और घात है। सुन रहे हैं क्या? यानी जब तक इतने इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें नहीं जाएंगे तब तक इसमें 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा या 1 कूलाम का इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सुना क्या आपने इस बात? Q बराबर ये नहीं लगाया, कितने कूलाम का चार्ज चाहिए था? 1। तो 1 कूलाम का आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना जरूरी है? इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुए बगैर किसी सूरत में इस पर 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा या दूसरे पर 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज पैदा नहीं होगा। समझ गए क्या इस बात? तो लेकिन आपकी कहानी क्या? कक्षा 4 में जाइए, कक्षा 4 में पढ़ाई जाएगी। एक एक नियम। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कई सेकंड लगता है? तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे बगैर 1 कूलाम का चार्ज पैदा नहीं होगा। चलते हैं कक्षा 4 में। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का समय। अब यहाँ हिंदी अंग्रेजी सब चलेगी। ट्रांसफर होने का समय कितना है साहब? वो समय 1 सेकंड। ये डेटा में दिया गया है आपको। तो आप मुझे बताइए 1 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर होगा? 1/। अरे वाह, क्या बात है। तो हमको पता है इतने ट्रांसफर कराने हैं तब 1 कूलाम आएगा। बता, ईमानदारी से बताओ ये किस क्लास का है ये जो चल रहा है? 5वीं में या 6वीं में? तो 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? यह कैसे पता करेंगे? मल्टीप्लाई मार दे। यही तो पढ़ा है कभी कि आज पहली बार कक्षा 12 में सीधे कूदे हैं। ये समय किस में आ गया? सेकंड में। ये किस में आ गया? सेकंड में। 6.25 10 की घात 9 सेकंड आ गई। अब सेकंड के हम बनाने चाहते हैं मिनट, तो क्या करेंगे? मिनट के बनाने चाहते हैं घंटे, घंटे के बनाने चाहते हैं दिन, और दिन के बनाना चाहते हैं साल। आपका दिल करे तो इसे कैलकुलेट कर लेना। 199.7 ईयर, यानी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी 1 कूलाम का चार्ज इकट्ठा करने में, बजाय इसके 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। ये एक्चुअली होती क्या है? एनसीईआरटी डेटाबेस किताब होती है। आपको आपका मान मर्दन करने के लिए हमेशा तैयार। देखें कितना पढ़े हो। कक्षा 5 का ले आएगी, 9 का ले आएगी, 11 का तो है, यही है 12 का तो है। अब देखिए एक ही सवाल वही था,
फ्लेवर सेम था, लेकिन आपने समझा क्या इसे? भाई ये तो कहानी कोई भी लगा देगा तुरंत 1 मिनट में, क्यों दिया हो या पूछा हो, लेकिन उसने कहाँ से सवाल उठाया? जाओ कक्षा 5 में बेटा, पढ़े हो कि नहीं, पढ़ के आए हो कि नहीं? तो उसने सहजता से बताया कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर होता है। तो आपको पता है 1 कूलम का आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जरूरी है? तो जाओ ना कक्षा 5 में। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का समय कितना है? 1 सेकंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो बताओ बेटा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे बगैर 1 कूलम का चार्ज आएगा क्या? तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितने सेकंड लगेंगे? सेकंड तैयार है तो तुरंत आ जाएंगे, लेकिन आपका आंसर साल में दिया है। सेकंड का साल कैसे बनाओगे? 1 सेकंड में मिनट बनाए तो 60, घंटा बनाए तो फिर 60, दिन बनाए तो फिर 24। अरे 24 घंटे में 1 दिन होता ना, और दिन के फिर साल बनाए तो। अब इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लो, भाड़ में जाए कैसे कर लो, सवाल आएगा 199.7 यानी 200 साल, मतलब 7 पीढ़ी। 30 साल में 1 पीढ़ी हो जाती है, 7 पीढ़ियां लग जाएंगी 1 कूलम का आवेश ट्रांसफर करने में। तो वो किताब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करती, जोश हो तो लगाओ और नहीं तो धुआं हो जाओ। क्या करोगे? वो किताब आसान किताब नहीं है, आपकी छोटी सी कॉन्सेप्ट को टेस्ट पर रख देती है। आओ देखो कितना हो। अब दूसरा नहीं पढ़ूंगा आज, चलो अच्छा पढ़ देता हूँ, जाने लगा लो इसको भाई। चलो वीडियो भेज दूंगा तो देख लेना, अगर आपको अपने से लग जाए तो क्या मतलब है। ये किताब भी आपकी इसी किताब के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपकी इसी किताब में मिल जाएगा NCERT सेगमेंट में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, और भयानक है वो। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर? 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होता है? NCERT का दूसरा सवाल है। सब NCERT में कुल 2 सवाल किए गए हैं, एक जो बताया और एक जो बताने चल रहा हूँ। और हमारा फर्स्ट सेगमेंट, आज की फर्स्ट क्लास इसी जगह से पूरी हो जाएगी। इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जाए तो आवेश, इलेक्ट्रॉन आए तो आवेश। इलेक्ट्रॉन जाने पर पॉजिटिव चार्ज, आने पर सूत्र कौन सा है? Q बराबर। इस्तेमाल देखा था आपने 3 न्यूमेरिकल में? एक में पहले वाले में Q दिया था तो N पूछा था, आपकी किताब के दूसरे सवाल में N दिया था तो Q पूछा था। तीसरा सवाल NCERT का आज के लिए। NCERT ने क्या कहा? कह रहा है यदि एक गोले से दूसरे गोले में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर हो रहे हैं? 1 सेकंड। तो बताओ 1 कूलम का आवेश आने में कितना आवेश आने में? 1 कूलम। कितना समय लगेगा? तो आपकी बनी बनाई कंसेप्ट एक सवाल में चौपट हो गई, कहानी खत्म। लेकिन अगर उसी को तुमने लगाने का प्रयास किया, ईमानदार प्रयास किया, तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो 1 कूलम का पहले आवेश तो लाओ, तो पता लगाओ 1 कूलम का आवेश लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जरूरी है? इतना। तो अब कहानी के अनुसार इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना लगेगा? ये सब सेकंड चल रहा है ना, तो हमको कितने ट्रांसफर कराने हैं 1 कूलम के आवेश के लिए? तो कितना समय लगे पता चल गया? समय के घंटे, मिनट, दिन, साल बना लूं जो पता लग जाएगा। नो कंफ्यूजन। अब इसका कैलकुलेशन आप जैसे करना चाहें कर लें, हाथ से, पैर से, कैलकुलेटर से, आँख से, मशीन से, जैसे बने कर लो। हमें तो याद है, हम कर भी सकते हैं इसको 1 मिनट में। 1 मिनट का समय देना, 60 सेकंड का कैलकुलेट हो जाएगा। हटाए इसको, लिखोगे? लिख लो भाई, लिख लो, हम पॉज कर देते हैं इसको। लिखना हो तो लिख लो।